जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आशा है आज आप लोगों का सामान्य हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब अगला पेपर हम लोगों का इंग्लिश का है 20 फरवरी को, और उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का महा मैराथन क्लास देखेंगे। 100% पेपर आपका यहीं से आएगा, यकीन मानिए। आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से बिना किसी देरी के। पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है। कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उसमें एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी, दैट द ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान
रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था, इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज दुर्घटना में होती है, व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया? तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी, दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों? एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया? तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है? तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है? फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यानी बी, सेक्शन बी चलता है यहाँ से राइटिंग स्किल में। तो इसमें कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, किसी भी एक विषय पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक कौन कौन से हैं? द सिटी लाइफ मतलब शहर का जीवन, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने के लिए यांत्रिक शिक्षा की आवश्यकता, और तीसरा नंबर है सी नंबर है जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब किसी भी
ऐतिहासिक स्थल की यात्रा। तो चलिए हम लोग बी नंबर पर देख लेते हैं, बी नंबर वाला कि नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार देने के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता। इन एन इरा डिफाइंड बाय रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन, मतलब एक युग में जो डिजिटल रूप से तीव्र परिवर्तन और स्वचालन के एक युग में टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बिकम द कॉर्नरस्टोन फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उचित या स्थायी रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा एक अहम कदम है, या कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाता है। अनलाइक ट्रेडिशनल डिग्री, मतलब पारंपरिक उपाधियों के अतिरिक्त प्रोग्राम्स, मतलब जो योजनाएं हैं, दैट ऑफन फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, जो केवल अक्सर सैद्धांतिक जानकारी पर केंद्रित करता है, उसके समान या कह सकते हैं उससे भिन्न होकर के टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज इक्विप लर्नर्स विद प्रैक्टिकल, तकनीकी और दूरस्थ शिक्षाएं जो हैं ये क्या करती हैं, सीखने वालों को या लर्नर को एक प्रयोगात्मक अवसर देती हैं, सुसज्जित करती हैं। जॉब रेडी स्किल्स, कोडिंग, मतलब जिसमें वो उन्हें जॉब, जैसे जो नौकरी के लिए तैयार करने वाली कुशलताएं वो कौन कौन सी, कोडिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, एआई है, मैचेट्रॉनिक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स है, ये सभी चीज़ें हैं। एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, और आधुनिक निर्माण है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, नौकरी देने वाली या कह सकते हैं कि जॉब आधारित एजुकेशन है। दीज स्किल्स अलाइन डायरेक्टली विद द करंट मार्केट डिमांड, ये योग्यताएं, ये कुशलताएं आधुनिक या कह सकते हैं तात्कालिक बाजार की मांग की आपूर्ति करती हैं। वेयर सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कि जो विभाग हैं जैसे कि सूचना तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी मतलब स्वास्थ्य संबंधी तकनीकियाँ, एंड ग्रीन एनर्जी रिपोर्ट, और हरित ऊर्जा की जो सूचना है, इस शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, इसमें कुशल लोगों की कमी है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। ब्रिजिंग द स्किल गैप not only boosts productivity but also attracts foreign investment, मतलब इस प्रकार की जो कुशलता की गैप है, भिन्नता है, ये न केवल उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित करती है। एज कंपनीज प्रीफर लोकेशंस विद स्किल्ड वर्कफोर्स, क्योंकि कंपनियां कुशल कर्मचारियों वाले क्षेत्र को ज़्यादा आकर्षित होती हैं। मोर इवर, इससे भी अधिक, टेक्निकल एजुकेशन शॉर्टेन्स द ट्रांजिशन फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग, जो तकनीकी शिक्षा है ये सीखने के साथ साथ इनकम यानी आय को भी बढ़ाती है। थ्रू अप्रेंटिसशिप, मतलब कर्मचारियों के साथ में सहयोग के साथ में इंटर्नशिप एंड सर्टिफिकेशन पथवेज, और जो प्रमाण पत्र की रास्ते हैं, तरीके हैं, इन सब से रिड्यूसिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो साथ ही साथ क्या करती है, युवा बेरोजगारी को कम करती है। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, विश्व स्तर की सरकारें हैं ये क्या कर रही हैं, तो ये एक तकनीकी संबंधी प्रशिक्षण केंद्रों में अपना इन्वेस्ट कर रही हैं और जगह जगह लोगों को नौकरी प्रदान कर रही हैं। इसके बाद में क्या है बच्चों, अपडेटिंग कैरिकुला, मतलब एक निर्माण बना रही हैं या पाठ्यक्रम सामग्री को विस्तृत कर रही हैं। विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, मतलब एक आवश्यक तकनीकियों के साथ। एंड पार्टनरिंग विद इंडस्ट्री टू इंश्योर रिलेवेंस, और उद्योगों के साथ में
पार्टनरशिप भी कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जर्मनीज डुअल सिस्टम मॉडल, जो जर्मनी का दोहरी प्रथा की प्रारूप है, कंबाइनिंग क्लासरूम लर्निंग विद इन कंपनी ट्रेनिंग। वो क्लासरूम में सिखाते हैं और साथ साथ कंपनी में प्रशिक्षण भी कराते हैं, यानी तकनीकी भी कराते हैं। हैज़ केप्ट इट्स यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटिवली स्टेबल इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। आज के आर्थिक संकट के दौरान भी युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, अस्थायी रोजगार भी दे रही है। हाउएवर, जैसा कि चैलेंजेस परसिस्ट, मतलब चुनौतियां अभी भी हैं। सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब सामाजिक अवधारणा क्या हो रही है, कभी आवश्यक या कह सकते हैं कि समय वाले तकनीकियों से प्रशिक्षण से दूर है। इनडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त अवसंरचनाएं हैं। एंड इनसफिशिएंट अवेयरनेस स्ट्रांग एमंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और अपर्याप्त जागरूकता छात्रों और माता पिता के बीच में जो अपर्याप्त जागरूकता है। एड्रेसिंग दीज रिक्वायर्स पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब इन आवश्यकताओं की जो नीतियां हैं इनको संबोधित करते हुए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, आर्थिक वृद्धियां एंड रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, और सार्वजनिक और व्यक्तिगत सहयोग की भावना से ये सभी बढ़ रहे हैं। व्हेन टेक्निकल एजुकेशन इज एक्सेसिबल, जबकि तकनीकी शिक्षा स्वीकार्य है, इंक्लूसिव सम्मानित है, एंड अलाइंड विथ मार्केट नीड्स, और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार है। इट ट्रांसफॉर्म्स ये ग्रोइंग पॉपुलेशन इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट, यह एक बढ़ती हुई जनसंख्या में रचनात्मक प्रयास है। फोस्टरिंग इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, व्यक्तिगत संपत्ति और आर्थिक संपत्ति को बढ़ा भी रही। अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, सपोज यू आर शिवा, मान लो कि आप शिवा हैं, तो राइट ये लेटर टू द न्यूज़ एडिटर, आप एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें समाचार पत्र का नाम भी दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, तो उनको एक पत्र लिखना है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में पानी की खराब आपूर्ति की शिकायत करते हुए उन्हें पत्र लिखिए। अथवा राइट ये लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज, अथवा अपने कॉलेज के पुस्तकालय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स, और उन्हें कुछ अधिक पत्रिकाओं को लाने का निवेदन करते हुए लिखिए, मींट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अर्थपूर्ण हो, उपयोगी हो। अब आंसर में देख लीजिए, आंसर क्या कह रहा है, टू द लाइब्रेरियन, मतलब सेवा में पुस्तकालय अधिकारी महोदय, फ़खरुद्दीन अली अहमद GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश। रिस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, मैं आशा करता हूँ कि यह पत्र आपको अच्छे से प्राप्त हो गया। I am writing to request you to kindly consider adding a few more magazines. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ और पत्रिकाओं को लाने के लिए अपना ध्यान आकर्षित करें, विचार करें। फोकस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर आधारित हों, जैसे कि UPSC है, गेट है, कैट है, SSC है, क्लैट है, IELTS है, टू आवर कॉलेज लाइब्रेरी, इसे हमारे पुस्तकालय में, कॉलेज के पुस्तकालय में मंगाने का कृपा करें। दीज मैगजीन्स प्रोवाइड अपडेटेड सिलेबी, ये पत्रिकाएं आधुनिक
या कह सकते हैं कि तत्कालिक ज्ञान हमें सिलेबस प्रदान करती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न प्रदान करती हैं, एंड करंट अफेयर्स और करंट अफेयर प्रदान करें दैट आर क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स, जो ऐसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाउएवर, जैसा कि द करेंट कलेक्शन इज लिमिटेड, जो करंट का यानी आधुनिक संग्रह ये बहुत सीमित है, एंड ऑफन आउट ऑफ स्टॉक, और अक्सर स्टॉक से वंचित है। एडिंग ए फ्यू मोर टाइटल्स वुड ग्रेटली बेनिफिट द स्टूडेंट कम्युनिटी। इस प्रकार के जो शीर्षक हैं इनको जोड़ने से छात्र समुदाय को बहुत अधिक लाभ होगा, एंड सपोर्ट देयर कैरियर एस्पायरेशंस, और उनके कैरियर के निर्माण में उनका बहुत मदद करेगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर एट द अर्लीस्ट, यदि आप इस मामले में शीघ्र से शीघ्र ध्यान दें। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, आपकी समझने के लिए और मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली, आपका बहुत ही यक्स यक्स यक्स, यहाँ पर डेट डाल देंगे 24/11/2025, जैसा कि जो भी परीक्षा का डेट है वो डेट डालना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए सेक्शन बी खत्म हुआ, सेक्शन सी शुरू हुआ। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलो भैया देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, मतलब जो अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, या डेमोक्रेसी, या ऑटोक्रेसी, या फिर ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो जनता के द्वारा चलाया जाता है, ऑटोक्रेसी जिसमें स्वचालित सरकार हो, कोई एक व्यक्ति हो, और ब्यूरोक्रेसी ऐसे सरकार को कहते हैं जो अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका कह रहा है 4 का बी, द फ्राज नल एंड वाइड मीन्स, नल और वाइड मीन्स क्या होता है? इनइफेक्टिव होगा, या इफेक्टिव होगा, या इनफोर्स होगा, या फोर्सफुल होगा? तो जो नल एंड वाइड है बच्चों, इसका मतलब होता है इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली होता है। इसके बाद में सी नंबर कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड फॉर बोल्ड इज, मतलब बोल्ड का पर्यायवाची क्या है? करेजियस है, या ओबीडियंट है, या इनपर्टिनेंट है, या क्रूअल है? तो बोल्ड मतलब साहसी होता है, और करेजियस का मतलब भी साहसी होता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है? डी नंबर कह रहा है कि दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली, दीपू प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है। व्हिच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? फॉर गलत है, या फ्रॉम गलत है, या सिंस गलत है, या फिर टू गलत है? क्या गलत है बच्चों, कहाँ पर गलती है? तो सिंस गलत है कि सही है? तो देखिए इसमें पहली बात तो फ्रॉम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। फॉर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। और टू है, लेकिन यहाँ पर टू बिल्कुल सही है। यहाँ पर दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM, तो 7 to 9 AM होना चाहिए। टू यहाँ पर गलत जगह पर लगा हुआ है ना, आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ क्रूअल इज, क्रूअल का विलोम क्या है? मर्सीलेस है, या ब्रूटल है, या अनकाइंड है, या काइंड है? तो बच्चों क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, और मर्सी लेस मतलब भी इसका अर्थ भी निर्दयी होगा, ब्रूटल मतलब भी निर्दयी होगा, और अनकाइंड मतलब भी निर्दयी होगा, लेकिन काइंड मतलब दयालु होता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदल दीजिए। ये 5वां का ए वाला है,
तो पांचवा के ए वाले में क्या कह रहा है, पहला इसमें द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी और शत्रु को मार दो। क्या कहा कि आगे बढ़ो और शत्रु को मार दो। अब इसका क्या बनेगा, द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, मतलब आगे बढ़ने का और शत्रु को मार देने का आदेश दिया। अब पांचवा के ए में ही दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो या तुम्हारे पास वो अर्हताएं हैं जो आपने अप्लाई किया है। तो आंसर में देखते हैं नरेंद्र, देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, पूजा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लग जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू का चेंजिंग होगा पूजा से, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला आपका पास्ट टेंस में है तो इसलिए इधर भी पास्ट टेंस में होगा और आर बदल जाएगा वाज में, क्वालिफाइड हो जाएगा फॉर द पोस्ट। फिर यू जो है यहाँ पर इसकी भी चेंजिंग किससे होगी, तो पूजा से ही होगी, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड, क्या वह उस पोस्ट के लिए मतलब योग्य है जिसके लिए उसने निवेदन किया था। अच्छा, बी नंबर पर क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का आप वाक्य में जोड़िए जो जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, द पेशेंट इज वेरी वीक, रोगी बहुत कमजोर है। क्या कहा गया, रोगी बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। भैया कैसा है, रोगी कमजोर है और सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बदलना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। तो बना दीजिए एडवर्ब टू का प्रयोग करके, और क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक, मतलब रोगी इतना टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। क्या कहा कि रोगी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता था। क्या कहा कि शीला ने कुछ किया, इसे कोई नहीं जानता था। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे किस में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और क्या कह रहा है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया, कि व्हाट शीला डिड, कि शीला ने क्या किया। कोई नहीं जानता है कि कोई नहीं जानता कि शीला ने क्या किया। और ये आप लोगों का बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग हैंड रेज वाला इमेज भेजिए, इमोजी हैंड रेज वाला आप लोग भेजिए और दिखाइए कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रहे है। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों। सी नंबर पर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, किसी भी एक नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। क्या कहा गया कि उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। और करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है, इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया क्या कह रहा है, यू आर फॉरवेड टू टेल हिम, तुम्हें मना किया जाता है टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के रहस्यों को उसे बताने के लिए, तुम्हें उसे अपने परिवार के रहस्यों को बताने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं
इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है? नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज। इस शहर में कोई भी व्यक्ति उतना अधिक धनी नहीं है जितना कि वह है। बदलना किसमें है? इनटू ए सुपरलेटिव डिग्री। एक सुपरलेटिव डिग्री में बदल दीजिए, उत्तमावस्था में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है। सबसे पहले क्या है? मुख्य शब्द लाना है, तो भैया उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब लाना है, फिर दा लाना है, और सो रिच एज ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो रिचेस्ट हो जाएगा। ही इज़ द रिचेस्ट। अब यहाँ से नो हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाएगा मैन इन द सिटी, यानी वह इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में देखते हैं डी वाले में कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। किसी नीचे दिए गए किसी वाक्य में से एक को आप क्या कीजिए? सही करके लिख दीजिए। तो क्या कह रहा है? द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है जो सम्मानित लोग होते हैं, शहर के या समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। तो शहर के सम्मानित श्रेष्ठ लोग को फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंट्री मतलब मैंने बताया सम्मानित लोग, यानी एक वचन नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो भैया वाज के जगह पर वर कर दीजिए। बाकी ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर आप वर्ब प्लूरल नहीं ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कीजिए, जो कि यहाँ पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? वियर का प्रयोग कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। वह दोनों में से सबसे लंबा है। कितने लोग हैं? केवल 2 लोग। तो जब केवल 2 लोग होंगे तो वहां पर या तो पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। सुपरलेटिव कब होती है? जब 2 से अधिक की बात होती है। अगर केवल 2 की बात हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो द टॉलेस्ट लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? द टॉलर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू। वह उन दोनों में से अधिक लंबा है, मतलब वह दोनों में से अधिक लंबा है। यहाँ पर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में। और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया। अब देखते हैं बच्चों ई नंबर क्या कह रहा है? ई नंबर आपसे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। कहाँ? इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हुए। देखिए ब्राइडल और ब्रिडल 2 शब्द लिए गए हैं, तो पहले मैं इसका प्रयोग बता दूं। द ब्राइडल बॉकेट वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाइट रोजेज एंड लिलीज। इस ब्राइडल का मतलब होता है शादी। तो ब्राइडल बॉकेट वाज ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब जो शादी का एक व्यवस्था था, दुल्हन मतलब ब्राइडल मतलब दुल्हन कह सकते हैं। तो जो दुल्हन के जोड़े की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर रोज, सफ़ेद रोज और लिली से सजाया गया था। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है? ब्रिडल मतलब होता है काठी, जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो द हॉर्सेस ब्रिडल वाज एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट सिल्वर डेकोरेशंस। घोड़े की जो काठी थी उसे चांदी के आकर्षक पत्तियों से सजाया गया था। तो इस प्रकार से पहले ब्राइडल का मतलब दुल्हन का जोड़ा, और दूसरे ब्रिडल का मतलब क्या होता है बच्चों? घोड़े की काठी। अब हम लोग देखते हैं चिली और चिली। एक चिली का मतलब होता है मिर्चा, दूसरी चिली का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ चिली का देखते हैं। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 ग्रीन चिलीज, मतलब जो रेसिपी था भोजन की वो मतलब कह सकते हैं थाल था, व्यवस्था था, उसमें 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। टू एड फ्लेवर टू द डिश, उस थाली में थोड़ा सा और अधिक स्वाद लाने के लिए 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। तो इस चिली का मतलब मिर्चा हुआ। अब दूसरा चिली ठंडा कह रहा है। इट इज
ये चिली विंटर मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह, जाड़े की सुबह थी। सो आई हैड रिकमेंड वियरिंग ये वार्म कोट, इसलिए मैंने एक गर्म वेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट, मतलब झलक देते हैं, द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का, लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ही, हाँ ये एक मिनट, ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर भी कर दीजिए। 40 नंबर का क्वेश्चन जो किताबों में है, जो किताबों में है उसके क्वेश्चन को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में प्रत्येक का दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कौन हैं। व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड, वह अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तो देखिए द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर प्राइमरली इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी के निवासी प्राथमिक रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, बांग्लादेश के। हु सेटल्ड इन दिस एरिया इन 1971, जो 1971 में इस क्षेत्र में व्यवस्थित हो गए थे। दे लिव इन मेक शिफ्ट होम्स, वह अस्थाई बने हुए घरों में रहते हैं। विद मड स्ट्रक्चर्स, मतलब कीचड़ से, एंड रूफ्स मेड ऑफ टिन एंड ट्रिपोलियन, मतलब कीचड़ की दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवारें, और उसके ऊपर टिन या फिर त्रिपाल की छत होते हैं। फॉर, अब इसमें ये भी तो पूछा गया कि वो अपने जीविका के लिए क्या करते हैं, तो फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, दे इंगेज इन वेरियस इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, वह विभिन्न अनौपचारिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मेनली रैग पिकिंग, मुख्य रूप से कूड़ा बीनना। कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और पेपर फ्रॉम गार्बेज, और जो पुनर्चक्रित पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक है, धातुएं हैं और कागज़ हैं, इन सबको कूड़े के ही, मतलब ढेर से उठाते हैं। टू सेल एंड अर्न मनी, बेचते हैं और रुपए कमाते हैं। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या किया था। तो राजकुमार शुक्ला मेट गांधी एट द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में मिला था। एंड शेयर्ड द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो ग्रोवर्स, और नील उत्पादनकर्ताओं के दुखों को उसने उनसे साझा किया था। इनवाइटिंग हिम टू विजिट चंपारण, चंपारण में आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए, टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द पीजेंट्स फर्स्ट हैंड, सबसे पहले जो वहाँ पर किसान थे उनके संकटों को देखने के लिए उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया था। शुक्ला परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स, शुक्ला अपने कार्य में दृढ़ रहा। फॉलोइंग गांधी टू वेरियस प्लेसेस अंटिल ही फाइनली कन्विंस्ड हिम टू विजिट चंपारण इन 1917। गांधी जी का पीछा करता रहा जब तक कि गांधी जी 1917 में चंपारण आने के लिए उससे असहमत नहीं हो गए। गांधीज विजिट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, गांधी का मिलना ही चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ था। ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। अच्छा, बी नंबर, दोनों में से कोई एक करना था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश के कारण क्या क्या परिवर्तन था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा परिवर्तन था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए बर्लिन के आदेश ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। कौन कौन सा परिवर्तन था? द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ स्कूल लाइफ केम टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब जो प्रतिदिन का अक्सर का शोर शराबा स्कूल के जीवन में होता था वो उस दिन एकदम से शांत था। टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, एम हैमेल अध्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए, एंड पेशेंट और धैर्यवान हो गए विद हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ। व्हाइल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास, जबकि जो छात्र थे वो कक्षा में और अधिक आकर्षक हो गए, ध्यानपूर्ण हो गए, चौकन्नी हो गए। द विलेजर्स मतलब गाँववासी, हु ऑक्यूपाइड यूजुअली इम्पटी बैक बेंचेस, जो सीटें अक्सर खाली रहती थीं, शोड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमेल, वह वहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे और एम हैमेल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे। रिग्रेटिंग नॉट अटेंडिंग स्कूल मोर ऑफन, इस बात का पछतावा करते हुए कि अब वह इसके बाद स्कूल में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों? अथवा, मान लो उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पाठ का क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आशा है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। एम हैमेल एम्फेसाइज्ड, एम हैमेल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा थी वह विश्व की सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। ही स्ट्रेस्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज ए की टू फ्रीडम, उन्होंने इसे एक स्वतंत्रता की चाबी के रूप में इसके महत्व को बताया है। एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट, और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा का निवेदन किया। नेवर फॉरगेटिंग इट, कभी ना भूलने का निवेदन किया। एमिडेस्ट द प्रूसियन ऑक्यूपेशन, जब पर्सिया का उस पर अधिकार हो गया था उसके बीच में। हैमेल हाईलाइटेड, हैमेल ने ये भी दिखाया दैट एज लॉन्ग एज पीपुल हेल्ड ऑन टू दियर लैंग्वेज, कि जब तक लोग अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, दे हेल्ड द की टू दियर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता की चाबी पर समझ लो पकड़ बनाए हुए हैं। कंपेयरिंग इट टू ए मीन्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, इसे एक
मतलब शोषण से स्वतंत्र होने की तुलना के रूप में करते हुए उन्होंने इसे के लिए कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी शब्द का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। जिसमें पहला क्या कह रहा है, ए वाला, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और वहां उन्होंने क्या किया। अब इसका आंसर देखते हैं। तो गांधी जी रीच्ड चंपारण इन 1917। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो नील किसानों की स्थिति को संबोधित करने के लिए गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे। ही मेट विथ द लोकल लीडर्स, वो स्थानीय नेताओं से मिले, एंड टूर्ड द विलेजेस गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और सूचना इकट्ठा करते हुए गांवों में उन्होंने भ्रमण किया अबाउट द फार्मर्स कंडीशन, किसानों की स्थिति के बारे में। ही देन लेड ए कंपेरिजन टू गैदर एविडेंस, फिर उन्होंने साक्ष्यों को इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया, एंड मोबिलाइज द फार्मर्स, और किसानों से संपर्क किया। अल्टीमेटली लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जो बर्बादीपूर्ण नील रोपण कृषि का एक प्रथा थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। एंड और ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर द चंपारण मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया कि चंपारण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त कर ली। मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आपको करना होगा। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी में जो घुमक्कड़ था अर्थात चूहेदानी का विक्रेता था, उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। द पेडलर इज ए वांडरिंग सेल्समैन, जो घुमक्कड़ है वह एक घूम टहल करके बेचने वाला सेल्समैन है, विक्रेता है। कनिंग एंड रिसोर्सफुल, मतलब कि चतुर भी है और संसाधन से पूर्ण भी है। यट इम्पोवर्सीड एंड मार्जिनलाइज्ड, फिर भी वह गरीब है और क्या है, बहुत ही दयनीय है। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, वह चूहेदानियाँ बेचता है, एंड अदर स्मॉल गुड्स, और अन्य छोटी चीज़ें भी रखता है। बट इज़ आल्सो ए थीप, लेकिन वह एक चोर भी है। स्टेलिंग फ्राम दोज, उनसे वो चोरी करता है। हु ट्रस्ट हिम, जो उस पर भरोसा करते हैं, उन लोगों से वह धन भी चुराता है। हिज एक्सपीरियंस हैव मेड हिम साइनिकल व्यूइंग द वर्ड्स एज रेड ट्रैप, उसके जो दृष्टिकोण है, उसके अनुभव हैं, उसने वह संसार को एक चूहेदानी के दृष्टिकोण से देखने के लिए उसे निर्भर बनाता है। यट फिर भी ही रिटेन्स ए डीप सीटेड डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, वह मनुष्यों के संपर्क में रहने का एक बहुत ही गहरा इच्छा उसकी होती है, बहुत अधिक गहरी भाव होती है। एंड और काइंडनेस मतलब दयालुता होता है। रिवीलिंग ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, जो उसको एक मिश्रित और बहुउद्देशीय चरित्र का उसके निर्माण कराता है, के रूप में उसे प्रकट करता है। अब इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग बाबू लाइक कर दीजिए क्लास को, और ज़ोरदार तरीके से इसे आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप करते चलिए, लगे हाथ। क्या करना है, क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके भी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं परहैप्स यानी शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें
सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ, कौन सा अध्याय पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ होप एंड रिन्यूअल, पृथ्वी हमें आशा और पुनर्निर्माण के अध्याय को, पाठ को पढ़ा सकती है। दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ एंड रिवाइवल, तो उस समय भी पुनर्जन्म और पुनः जीवन की एक आशा, एक संभावना बनी रहती है। इसके बाद में अगला देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है तो उस समय भी क्या जीवित बचा रहता है। तो लाइफ रिमेन्स एलाइव, जीवन जीवित रहता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। एज द अर्थ इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन हमेशा, मतलब पृथ्वी हमेशा जीवन से भरी होती है, एंड विटेलिटी, और महत्व से भरी होती है। इवन इन सीमिंगली बैरन टाइम्स, मतलब सबसे अधिक बंजर समय में भी, मुश्किल समय में भी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है। सी नंबर क्या पूछ रहा है। तो सी नंबर कह रहा है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट, और आशावादी बने रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग आवर सेल्व्स ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड काम, हम सबको गंभीर और शांति के एक क्षण में रहने के लिए कहता है। एंड लेटिंग गो ऑफ फॉर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और जो बर्बादीपूर्ण समय है या अवसर है उनसे हमें 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी कविता, मतलब नीचे दिए गए कविता में से, नामों में से किसी एक पर आप केंद्रीय भाव उसका लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ए रोड साइड स्टैंड है। बार बार कहता हूँ 5 सेंट्रल आइडिया है, कोई भी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें से कि क्या है। इसमें से आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडाज पोएम, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता का केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट, जो क्या है कीपिंग क्वाइट है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाव है। साइलेंस मतलब शांति का, एंड स्टिलनेस और गंभीरता का, इन एक पोएटिक वर्ड, एक अद्भुत शोर शराबापूर्ण संसार में। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ए मोमेंट टू ऑफ कलेक्टिंग क्वाइट्यूड, कवि एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांति करने का वकालत करता है, अर्थात बात करता है। व्हेयर पीपुल सीज देयर एक्टिविटीज़, जहाँ पर लोग अपने क्रियाकलापों को रोक दें, बंद कर दें। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और अपने कार्यों को प्रभावित कर दें, मतलब परावर्तित कर दें, इमोशंस, अपने भावों को, एंड कनेक्शंस, और अपने लगावों को पुनः वो परावर्तित कर सकें। द साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, शांति केवल शोर शराबों का बंद हो जाना ही नहीं है या अनुपस्थित होना ही नहीं है, बट ए कैटालिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अपने आप को समझने का एक उत्प्रेरक है।
यूनिटी एकता का, एंड हार्मोनी और संयम के लिए यह एक उत्प्रेरक है। नेरूडा एम्फेसाइज द नीड टू पॉज। नेरूडा रुकने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिकनेक्ट विद वन सेल्फ एंड नेचर। किसी को भी अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में सजेस्टिंग, सुझाव देते हुए दैट सच मोमेंट्स कैन लीड टू पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस प्रकार का क्षण व्यक्तिगत और वैश्विक रूपांतरण को आगे बढ़ा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए किसी भी प्रश्न का 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कहानी में इस ज्योतिषी की क्या भूमिका थी। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, द टाइगर किंग्स डेथ वुड बी काज्ड बाई ए टाइगर। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि बाघ राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। प्रमोटिंग द किंग टू किल 99 टाइगर्स, जिसने बाघ राजा को यानी राजा को 99 बाघों को मारने के लिए प्रेरणा दे दी। दिस प्रोफेसी सिंबोलाइज्ड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट, यह भविष्यवाणी उसके भाग्य का पूरी तरीके से एक दूसरे से मिला जुला हुआ प्रतीक है। अल्टीमेटली फुलफिल्ड, जो अंततः पूरी होती है। व्हेन द किंग डाइड फ्रॉम ए वुडन टॉय टाइगर, जब राजा एक लकड़ी के बाघ से, खिलौने वाले बाघ से मर जाता है। आयरॉनिकली द 100 टाइगर, जो एक प्रतीकात्मक रूप से 100वां बाघ था। और अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 साल का था तो उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो भैया सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका एट 22, सदाओ को 22 वर्ष की उम्र पर अमेरिका भेजा गया टू स्पेशलाइज इन सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब शल्य चिकित्सा और किसमें, और औषधि में विशेषज्ञता, कुशलता प्राप्त करने के लिए भेजा गया। टू ब्रोडन हिज मेडिकल नॉलेज, अपने औषधीय ज्ञान एंड स्किल्स और कुशलता को विस्तृत करने के लिए। एंड टू बिकम ए रिनोन्ड सर्जन, और एक प्रसिद्ध सर्जन बनने के लिए उसे भेजा गया था। फुलफिलिंग हिज फादर्स विशेज, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। एंड जापान्स नीड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन, और प्रोफेशनल्स, और जापान के एक कुशल औषधीय व्यवसाय की आवश्यकता को देखते हुए उसे इसके लिए भेजा गया था। अब देखते हैं इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है हु वाज हना, हना कौन थी, और हाउ डिड हना मीट सदाओ, हना सदाओ को कैसे मिली। तो देखते हैं भैया कि हना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। हना वाज डॉक्टर सदाओज वाइफ, हना सदाओ की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, जो एक जापानी शल्य चिकित्सक था। दे मेट इन अमेरिका, वह अमेरिका में मिले व्हाइल स्टडिंग, जब अध्ययन कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड एट ए प्रोफेसर्स डिनर पार्टी, एक प्रवक्ता के रात्रि भोज की पार्टी में एक दूसरे से वह परिचित हुए। सदाओ परस्यूड हर आफ्टर कन्फर्मिंग, सदाओ से ये पहले कन्फर्म होने अर्थात विश्वस्त होने के बाद उसने उसे मनाया, और ये कन्फर्म हुआ कि हर जापानीज हेरिटेज की, उसकी सांस्कृतिक विरासत जापानी विरासत की थी। ड्यू टू हिज फादर्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़, अपने पिताजी के पारंपरिक मूल्यों के कारण उसने ऐसा किया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है और में हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, डेरी लैम्ब से कैसे प्रभावित हुआ। तो डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्स काइंडनेस, डेरी मिस्टर लैम्ब की दयालुता से प्रभावित था। पॉजिटिव आउटलुक, उनके सकारात्मक पक्ष से प्रभावित था। एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति से
प्रभावित था। डिस्पाइट हिज आउन फिजिकल इम्पेयरमेंट, अपने खुद के व्यक्ति मतलब शारीरिक परिवर्तन होने के कारण भी। मिस्टर लैम्स वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, श्रीमान लैम का जो उत्साह के शब्द थे, एंड एम्फेसिस ऑन इनर ब्यूटी, और आंतरिक सुंदरता पर जो दृढ़ता के शब्द थे, रिसोनेटेड विद डेरी, और डेरी के साथ घुल मिल गए। हेल्पिंग हिम कन्फ्रंट हिज इनसिक्योरिटीज, उसकी असुरक्षाओं का उसे सामना करने में उसकी मदद करते हुए, एंड कंसिडर ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और जीवन के बारे में एक अलग अवधारणा को धारित करते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 80 शब्दों में उत्तर देते हुए उसका मतलब उत्तर दीजिए। डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। कह रहे हैं कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं भैया। अंटार्कटिका इज ए ब्रीथ टेकिंगली ब्यूटीफुल एंड आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका सांस लेता हुआ यानी जीवित, सुंदर और एकांत महाद्वीप है। करेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जो अपने विस्तृत सफ़ेद भूभाग से बहुत ही अधिक विस्तृत था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, मतलब बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से नीला क्षितिज था। एंड सेवरल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो उसमें पूरी तरीके से गर्मी का प्रकाश, 24 घंटे गर्मी का प्रकाश पाता है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ इमेंस साइलेंस, ये एक गहरे शांति का स्थान है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेशनल एवलेंच, जो आर कैल्विंग आइस शीट्स, जो कभी कभी केवल बर्फ के चद्दरों के सरकने या टूटने से प्रभावित होता है। द कॉन्टिनेंट इज होम टू ए वास्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ, यह महाद्वीप एक विस्तृत जंगली जीवन का क्या है, घर है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मिजेस एंड माइट्स, मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले छोटे छोटे कणों से लेकर के टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स, विस्तृत नीली व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ के जो बर्फ़ के चट्टान हैं उतने बड़े बड़े हैं जितने कि एक देश हैं। अंटार्कटिका होल्ड्स सीक्रेट्स ऑफ द टू द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों को पकड़े हुए है। विद 90% ऑफ द प्लैनेट्स आइस स्टोर्ड हियर, यहाँ पर पूरे ग्रह का 99% बर्फ यहीं पर संग्रहित है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है वेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, जहाँ पर भौगोलिक इतिहास फंसा हुआ है। रिवीलिंग क्लूज अबाउट द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना के एक विस्तृत मतलब उपमहाद्वीप गोंडवाना का रहस्यों को प्रकट करता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन और संघनन, सब कुछ यहाँ पर है। द कॉन्टिनेंट्स फ्राइजिल इकोसिस्टम, जो इस महाद्वीप का नाजुक पारितंत्र है। मेक्स इट ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसे एक जलवायु परिवर्तन का एक नाजुक संकेतक के रूप में दर्शाता है। सर्विंग एज ए वार्निंग साइन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का एक बहुत ही चेतावनीपूर्ण प्रतीक के रूप में है। अब देखते हैं बी वाले में, मतलब दोनों में से कोई एक करना है, और ये अब पूरी तरीके से इस सेशन का लास्ट है। कह रहे हैं हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मतलब मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल,
तीसरे लेवल यानी तृतीय तल के बारे में उसने क्या कहा था? तो चलिए देखते हैं भैया। द साइकेट्रिस्ट इन क्वेश्चन इज डॉक्टर सैम बिनर, ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रश्न में साइकियाट्रिस्ट जो है ये सैम बिनर है, जो कि एक चार्ली का एक मित्र है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अब वो चार्ली कौन है? तो चार्ली प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी का मुख्य पात्र है। द थर्ड लेवल मतलब थर्ड लेवल कहानी का, बाय जैक फिनी, जो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनर के अनुसार द थर्ड लेवल इज मेटाफोरिकल स्पेस। थर्ड लेवल एक रूपक स्थान है, या कह सकते हैं कि काल्पनिक स्थान है। वेयर पीपुल कैन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहाँ पर लोग आधुनिक जीवन के दबाव से भाग सकते हैं। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, कि ये मन की एक अवस्था है। वेयर इंडिविजुअल्स कैन फाइंड पीस एंड सोलेस, जहाँ पर कोई भी शांति और संयम प्राप्त कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग ए लॉन्गिंग फॉर सिंपलर टाइम्स, एक सबसे आसान सा समय व्यतीत करते हुए वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर विनर सुझाव देते हैं दैट चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड लेवल, कि जो चार्ली का तृतीय तल के बारे में अनुभव है, इज ए फॉर्म ऑफ वेकिंग ड्रीम, यह एक जागते हुए स्वप्न का एक स्थान है, रूप है। विश फुलफिलमेंट, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडिकेटिंग चार्लीज अनहैप्पीनेस, जो चार्ली की नाराजगी, नाखुशी को संकेत के रूप में दर्शाता है। विद द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के साथ। एंड हिज सबकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप टू ए मोर पीसफुल पास्ट, और जो उसकी एक अंतःकरण की इच्छा है वह यहाँ से देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्नों का लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न क्या है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, चूहेदानी विक्रेता संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। द पेडलर वाज ए वैगाबॉन्ड, चूहेदानी विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स मेड बाई हिम, जो अपने द्वारा बनाई गई चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाता था। वन डे, एक दिन, एज ही वाज जस्ट थिंकिंग, जब वह केवल सोच रहा था, अबाउट हिज ऑन रेड ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में। एक दिन जब वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तो उसे अचानक एक विचार आया, दैट द वर्ल्ड विद इट्स लैंड, कि पूरा संसार इसकी ज़मीन के साथ, एंड सीज, सिटीज़ एंड विलेजेस, मतलब भूमि और समुद्रों के साथ, शहर और गांव के साथ, वाज ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी थी। क्यों था भैया? फूड जॉयज एंड शेल्टर, मतलब भोजन, खुशी और आवास। रिचेज सर्व्ड, मतलब धन, ये सभी प्रदान करते हैं, दिए जाते हैं, एज बर्ड्स, चारे के रूप में, टू टेम्प्ट पीपुल, लोगों को लालच देने के लिए। जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी क्या करता है, पनीर देता है। एक चूहेदानी पनीर देता है, और मीट या मांस का टुकड़ा देता है, टू टेम्प्ट रैट्स, चूहों को फंसाने के लिए। एज सून एज वन वाज टेम्प्टेड टू टच द बैट, जो ही कोई चारे को छूने का लालच करता है, द रेड ट्रैप क्लोज्ड, चूहेदानी बंद हो जाती है, एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ का एक अंत आ जाता है। अथवा क्या करना है बच्चों? व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट लैंग्वेजेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एम हैमेल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं। एम हैमेल ने कहा, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमेल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सभी भाषाओं से सबसे अधिक सुंदर थी। द क्लियरेस्ट, सबसे अधिक स्पष्ट थी।
द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक थी। ही फर्दर सेड, उन्होंने इसके बाद कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, कि उन्हें इसके अपने बीच में सुरक्षा करनी चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, सीमापुरी में बच्चे नंगे पांव क्यों रहते थे? तो द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशंस, लेखक बहुत विभिन्न व्याख्या प्रस्तुत करता है। टू हियर बाई, यहाँ पर द चिल्ड्रन लाइक, उन बच्चों के समान, सिंपली नॉट केयरिंग टू टेक द ट्रबल ऑफ टेकिंग देयर स्लीपर्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ, जो अपने चप्पलों को अलमारी से नीचे उतारने का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। टू वेयर देम, उन्हें पहनने के लिए। नॉट वेयरिंग फुटवेयर इज़ ए ट्रेडिशन, क्या बताता है? कि चप्पलों को ना पहनना एक प्रकार की परंपरा है। एंड सो ऑन, और ऐसे बहुत सारे बहाने बताता है। हाउएवर, बताती है, हाउएवर, जैसा कि सी फील्स, वह महसूस करती है, दैट कि इट इज़ ए सिंपली एन एक्सक्यूज़, कि ये साधारण रूप से एक बहाना है। टू हाइड ए प्रीपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक पूर्ण अवस्था की गरीबी को छुपाने के लिए। एज मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए फुटवेयर, क्योंकि बहुत से परिवार एक चप्पल को पहनने के लिए, खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। द रेफरेंस ऑफ चप्पल्स इज सिम्बोलिक ऑफ एनी काइंड ऑफ फुटवेयर, चप्पल का जो यहाँ पर संदर्भ है किसी भी प्रकार के पैरों में पहनने वाली चीज़ों से है। व्हिच द रैग पिकर्स कैन नॉट अफोर्ड, जिसे कूड़ा उठाने वाले बच्चे या कूड़ा उठाने वाले लोग खरीद नहीं सकते हैं। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर दीजिए। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, चूड़ी निर्माण उद्योग में कौन कौन से हानियां हैं? तो टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस, कांच की भट्ठियों में कार्य करना। विद हाई टेम्परेचर्स, जैसे उच्च तापमान के साथ। इन डिंगी सेल्स, बदबूदार कमरों में। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। द चिल्ड्रन लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, बच्चे अपनी आँखों की चमक को खोते जा रहे हैं। आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच उद्योग में कार्य करने का एक क्षति है, एक हानि है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फेयर ऑफ वाटर, डगलस अपने पानी के भय को जीतने में सफल कैसे हुए? तो चलिए भैया देखते हैं कैसे सफल हुए थे। डगलस वाज ए पर्सन, डगलस एक व्यक्ति था, हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो कभी भी मतलब जो एक अनचाहे अप्रत्याशित स्थिति में दुर्भाग्यवश पड़ जाता है। इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में। टू इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की दो घटनाएं। विद द वाटर, पानी के साथ। हुईज मेड हिम स्केर्ड, जो उसे कमज़ोर बना देती हैं। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के लिए। ही स्टेड फार फ्रॉम द वाटर, वह पानी से बहुत दूर रहता है। लेटर, बाद में। बाय द इनर इंस्पायरेशन, अपनी आंतरिक प्रेरणा के द्वारा। एंड अट्रैक्शन टुवार्ड्स वाटर, और पानी की ओर आकर्षण के द्वारा। कंपेल्ड हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, उसे दोबारा पानी के पास जाने के लिए मजबूर कर देती है। एंड और टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, पानी के अपने भय को जीतने के लिए। ही लर्नड स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, वह एक निर्देशक के देख रेख में तैराकी सीखता है।
बट लेकिन स्टिल ही हैड सम रेसिडियल डाउट्स, उसके पास अभी भी कुछ बचे हुए संदेह थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडियल डाउट्स, और उन बचे हुए संदेह को हटाने के लिए ही वेंट टू मेनी लेक्स, वह कई झीलों में गया। डॉक्स एंड आइसलैंड्स, कई द्वीपों और द्वीप समूहों पर गया। एट डिफरेंट लोकेशंस, विभिन्न स्थानों पर गया। ही स्वयं मील्स ऑफ डिस्टेंस, वो मीलों की दूरी तैरा। क्रॉस्ड होल लेक्स अप एंड डाउन, पूरी झील को तैर करके आया गया। वेंट टू मीडोज, चारागाह में गया। एंड ग्लेशियर्स, और बर्फीले जगहों पर गया। एंड गेन्ड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और बहुत अधिक आत्मविश्वास को उसने प्राप्त किया। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव को प्राप्त किया। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन ही वॉज इन द मिड ऑफ वाटर, जब वो पानी के बीच में होता था, द ओल्ड टेरर रिटर्न, पुराना भय लौट आता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर, लेकिन वो अपने सिर को नीचे, अपने चेहरे को नीचे रखता। एंड लाफ्ड, और हंसता। एंड सेड, और कहता, वेल मिस्टर टेरर, हाँ श्रीमान, अच्छा ठीक है श्रीमान भय महोदय। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू कैन डू टू मी, कि आप मुझे डरा सकते हैं। द टेरर फ्लेड, भय भाग जाता था। एंड ही स्वयं ऑन, और वह तैरता रहता था। अब दो क्वेश्चन होता है, दोनों में से एक करना है, जिसमें बी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट मेड द पेडलर अल्टीमेटली चेंज हिज वेज, मतलब उस घुमक्कड़ को, उस फेरी वाले को किस चीज़ के कारण वो पूरी तरीके से बदल गया था। The peddler was a man who used to wander here and there, selling rat traps. फेरी वाला एक व्यक्ति था जो चूहेदानियों को बेचते हुए यहाँ वहाँ भटका करता था। He was a vagabond, वह एक घुमक्कड़ था। And having very ill manners, और बहुत बुरी बुरी आदतों को रखे हुए था। For his livelihood, अपनी जीविका के लिए, he used to do petty thievery, वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था, टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर। When ever got the chance, जब कभी भी मौका पाता था तो समय समय पर थोड़ी मोड़ी चोरियां कर लेता था। He stole 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर चुरा लिए। ऑफ द क्राफ्टर, उस किसान के। Who sheltered and honored him, जिसने उसे रहने के लिए स्थान दिया था और उसका सम्मान किया था। लेटर, बाद में, he was carried to the iron master's house, वह लौह व्यापारी के घर पर ले जाया गया। बाय एडला, एडला के द्वारा। सी वॉज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, वह लौह व्यापारी की पुत्री थी। दियर, वहाँ पर। ही वॉज ट्रीटेड वेरी वेल, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया गया। एंड होमली बाय एडला विलमैनसन, और एडला विलमैनसन के द्वारा उसके साथ घर के जैसा व्यवहार हुआ। ही वॉज ऑफर्ड क्रिसमस फूड, उसे क्रिसमस का भोजन दिया गया। एंड ऑल द ऑफरिंग्स ऑफ द फेस्टिवल, और इस त्यौहार के सभी पुरस्कार दिए गए। He was given room for staying, उसे ठहरने के लिए कमरा दिया गया। ए सूट ऑफ आयरन मास्टर टू वेयर, लौह व्यापारी का एक पोशाक उसे पहनने के लिए दिया गया। एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस के उपहार के रूप में। ओवरऑल, ओवरऑल मतलब अंततः, एक मिनट, ही वॉज ट्रीटेड एज ए फैमिली मेम्बर, वह एक परिवार के सदस्य के रूप में व्यवहार किया गया। एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट एज पॉसिबल, और जितना संभव था उतना बेहतर उसके साथ व्यवहार किया गया। ही वॉज ए वांडरर, वह एक घुमक्कड़ था। एंड ये थीफ, और एक चोर था। बट एट आयरन मास्टर्स हाउस, लेकिन लौह व्यापारी के घर पर, ही वॉज ए गेस्ट, वह एक मेहमान था। एंड रिसीव्ड रिस्पेक्ट एंड लव, और उसने क्या किया, सम्मान प्राप्त किया और प्रेम प्राप्त किया। व्हिच ही हैड नेवर रिसीव्ड एनीवेयर, जिसे उसने कहीं पर कभी नहीं पाया था। सो इसलिए, दिस ह्यूमेन एंड फ्रेंडली बिहेवियर, इस मानवीय और मित्रवत व्यवहार के कारण, एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनर, और अप्रत्याशित सम्मान के कारण, फाइनली चेंज्ड हिज वे, उसने अपना अंततः तरीका बदल दिया। एक बार सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो तो एक बार स्माइल वाली इमोजी सभी लोग बना करके भेज दीजिए। मज़ा आ जाए एकदम से, क्लास में मन लग जाए मेरा भी आप लोगों को पढ़ाने में। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है।
9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है। तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना, तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन, की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं, एंड फेडिंग और मुरझाई हुई हैं, मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है। तो भैया आंसर में देखते हैं, द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है, व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवियत्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवियत्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए, एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग, कहते हुए, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे को जल्द ही देखूंगी या अम्मा आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऐसा द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक कविता का आपको केंद्रीय भाव लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं केंद्रीय भाव। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, माई मदर एट 66 है, ए रोड साइड स्टैंड है। इस तीनों में से किसी एक का करना है। तो हम लोग देखते हैं ए रोड साइड स्टैंड का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। द पोएम डिपिक्ट्स द क्वाइट डिस्प्रेशन ऑफ ए रूरल फैमिली रनिंग ए मेकशिफ्ट रोड साइड स्टॉल, मतलब ये कविता एक ग्रामीण परिवार की निराशाओं पर निर्भर है, जो क्या करते हैं, सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, होपिंग फॉर ए मॉडेस्ट सेल फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवलर्स, जो शहर के गुजरने वाले यात्रियों से एक प्रकार की आशा करते हैं कि उन्हें कुछ बिक्री हो जाएगी। दियर एर्नेस्ट हम्बल एस्पायरेशंस, उनके जो विनम्र प्रयास हैं, क्लैशेस विथ द इंडिफरेंस, भिन्न भिन्न वस्तुओं के, आर समटाइम्स सेल्फिश ग्रीड, या कभी कभी उनकी स्वार्थ की लालच हो जाती है, ऑफ द पासिंग मोटरिस्ट्स, जो गुजरने वाले मोटर वाले हैं उनके प्रति। हाईलाइटिंग द विडनिंग गैप बिटवीन रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रामीण गरीबी और शहरी संपन्नता के बीच में भेद को दर्शाती है। फ्रोस्ट अंडर स्कोर्स द सारो, रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें दुख को दबाते हैं,
डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा को, एंड लॉस ऑफ डिग्निटी और स्वाभिमान की हानि को, फेल्ट बाय द ऑनर्स जो उन मालिकों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा महसूस किए जाते हैं। व्हाइल आल्सो क्रिटिक्वाइंग द कॉलसनेस ऑफ ये सोसाइटी, जबकि एक ऐसे समाज की, समुदाय की आलोचना भी करते हैं दैट इग्नोर्स जेन्युइन ह्यूमन नीड, जो मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकताओं को उपेक्षित करता है। इट इज़ ए पागनेंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये सामाजिक यानी आर्थिक भिन्नता पर एक कथन है। अनफुलफिल्ड होप्स, कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के प्रति, एंड द फेडिंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और पारंपरिक जीवन के मुरझाते हुए तौर तरीकों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, ए जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मीजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउइंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ, तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी
रहस्यमयी तल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ। द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक का आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, 2 दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब कांच के फैक्ट्री में कांच की चूड़ियों का जो निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करो, उनके जीवन का वर्णन करो। तो चलिए वर्णन करते हैं और देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो चूड़ी उद्योग कारखाना में कार्य करने वाले लोगों का जीवन इज मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल, मतलब कठिनाइयाँ और संघर्ष से चिन्हित किया गया है। सविता, ये यंग वोमेन, मतलब सविता एक छोटी महिला, एक युवा महिला, वर्क्स टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए कार्य करती है। हर हैंड्स स्टेन्ड विद बर्न्स एंड स्केयर्स, उसके हाथ जलने से और दागों से खुरदुरे हैं। फ्रॉम हैंडलिंग हॉट ग्लास, गर्म कांच की चूड़ियों को पकड़ने की वजह से सख्त हो गए हैं। सी टॉयल्स इन ए स्मॉल डिंगी रूम, वह एक छोटे से बदबूदार कमरे में परिश्रम करती है, कार्य करती है। हर आईज स्ट्रेन्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट डिजाइंस, उस दुर्लभ डिज़ाइन यानी तौर तरीकों पर कार्य करने की वजह से उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। द वर्क इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ये कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। एंड द पे इज मीजर, और भुगतान बहुत थोड़ा सा है, भुगतान बहुत थोड़ा सा है और वर्क बहुत अधिक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी सविता कंटिन्यूज टू वर्क, सविता कार्य करना जारी रखती है। ड्राइवन बाय द नीड टू सपोर्ट हर फैमिली, अपने परिवार की मदद करने की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वो कार्य कर रही है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट ऑफ मेनी इन द इंडस्ट्री, उसकी कहानी इस उद्योग में बहुत से लोगों के फंसे होने के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ड्रगरी, जो गरीबी और अभाव के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। अथवा, अब देखिए बी में से है, बी क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है बच्चों कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द इन्वाइटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। अब राजकुमार शुक्ला कौन है, ए लोकल फार्मर, मतलब एक स्थानीय किसान, हु अप्रोच्ड हिम एट द लखनऊ कांग्रेस, जो लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में उन्हें मिला था। शुक्ला अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण, शुक्ला ने गांधी से चंपारण आने के लिए निवेदन किया। एंड एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, और जो नील के किसान हैं उनकी स्थितियों से संबोधित किया।
एक्सप्लॉइटेड बाई ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज अधिकारियों से यानी अंग्रेज जमींदारों से बहुत अधिक परेशान थे। गांधी अराइव्ड इन चंपारण इन अप्रैल 1917, गांधी चंपारण में अप्रैल 1917 में पहुंचे। एंड बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स, और किसानों को संगठन बनाने लगे। लिसनिंग टू दियर ग्रीवेंसेस, उनके दुखों को सुनते हुए। एंड प्रमोटिंग नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और अहिंसा के आंदोलन को विकसित करते हुए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों? ही कलेक्टेड टेस्टिमोनीज, उन्होंने चरित्र यानी गुणों को इकट्ठा किया। मेट विद प्लांटर्स एंड ऑफिशियल्स, जमींदारों और अधिकारियों से मिले। एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, और सौभाग्यवश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया। लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम, जो इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग फार्मर्स लिव्स, और देखिए इस प्रकार से दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों मतलब पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कह रहे हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं अपने आप में महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, कि मैं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ऐसे जो बचपना पूर्ण हमारे बहुत अधिक विचार हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। द सैडनेस, मतलब वह दुख, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो वहाँ पर, लर्क्स मतलब मंडराना या ठहरा होना, जो वहाँ पर खुली हुई खिड़की के पास ठहरा हुआ, अर्थात जो हम स्वप्न देख रहे हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन लगभग हमारे खुली हुई प्रार्थनाओं में क्या करता है? बना रहता है, इंतजार किया करता है। अब यहाँ पर ए नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, वो बचपना पूर्ण जो व्यर्थ होता हुआ विचार है वो क्या है जिसके बारे में कवि बातचीत कर रहा है? तो द चाइल्डिश लॉन्गिंग रिफर्स टू द इनोसेंट एंड प्योर एस्पायरेंट्स, मतलब जो ये बचपना पूर्ण भावनाएं हैं वो निर्दोष और शुद्ध विचारधारा वाले व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। ड्रीम्स, जो स्वप्न देखते हैं उनके बारे में। एंड डिज़ायर्स ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की इच्छाओं के बारे में बात करता है। लाइकली रिलेटेड टू दियर होप, जैसे कि कुछ अपनी आशाओं से संबंधित। फॉर ए बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए। हैप्पीनेस, खुशहाली। एंड फुलफिलमेंट, और आपूर्ति के लिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाई दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बचपना पूर्ण जो स्वप्न है, कल्पनाएं हैं, वो व्यर्थ क्यों हैं? तो द लॉन्गिंग इज इन वेन, मतलब ये योजनाएं व्यर्थ होती जा रही हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ऑफन अनफुलफिल्ड, ये अक्सर पूरी नहीं होती। आर अनअटेनेबल, या फिर प्राप्ति के योग्य नहीं होती हैं। पॉसिबली ड्यू टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, संभवतः जीवन की कठोर वास्तविकताओं या मुश्किलों के कारण ये पूरी नहीं हो पाती हैं। पुअर्टी, गरीबी। एंड सोसाइटल सर्कमस्टेंसेस, और सामाजिक परिस्थितियों के कारण। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं होती हैं। लीडिंग टू सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो दुख और निराशा को आगे बढ़ाती जाती हैं। इसमें सी नंबर क्या कह रहा है? तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, नेम द पोएट, कवि का नाम लिखो। एंड द पोएम, और कविता का नाम लिखो। फ्रॉम व्हिच दिस एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, जिससे यह अंश लिया गया है। तो देख लेते हैं। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये गद्यांश कविता से लिया गया। कौन सी कविता से? ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड नामक कविता से लिया गया है। एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा इसे लिखा रहा है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए, जिसमें है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता की एक वस्तु। या आंट जेनिफर टाइगर, मतलब चाची जेनिफर के बाग। या फिर माई मदर एट 66, मेरी
माँ 66 साल की। तो चलिए देखते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज। जॉन कीट के द्वारा लिखी गई कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव है दैट कि ब्यूटी इज ए टाइमलेस एंड इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, की सुंदरता एक समयहीन या अंतहीन और बाह्य प्रसन्नता और खुशी का क्या है, स्रोत है। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया, कविता इस विचार का प्रदर्शन करती है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदर वस्तुएं हैं, वेदर नेचुरल और आर्टिस्टिक, वो चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों, हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड मोर्टिलिटी, उनके पास समय और अमरता को स्थापित करने की क्षमता होती है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सोलेस टू ह्यूमैनिटी, जो मानवता को आराम और गंभीरता प्रदान करती है। ब्यूटी इज पोर्ट्रेड एज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड हैप्पीनेस, कविता को सुंदरता को निरंतर प्रेरणा और प्रसन्नता के स्रोत के रूप में रखा गया है। दैट कैन लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, जो मानव आत्मा को उठा सकती है, उभार सकती है, एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर एंड आवर सेल्व्स, और कुछ महान और अपने आप को जोड़ने के लिए हमें क्या कर सकती है, समझ दे सकती है। द पोएम celebrates the enduring power of beauty to transform the uplift human life। ये जो कविता है, ये सुंदरता की कुछ अद्भुत शक्ति जिसमें अपने आप को रूपांतरित करने और मानव जीवन की उन्नति के लिए क्षमता है, उसे प्रकट किया गया है। अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपका है सप्लीमेंट्री रीडर का। और सप्लीमेंट्री रीडर का क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो क्या है भैया, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को सुरक्षित भगाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया। तो डॉक्टर सदाओ इंश्योर्ड द अमेरिकन सोल्जर्स सेफ, डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकी सैनिक के सुरक्षात्मक निकलने के लिए क्या किया, बाय प्रोवाइडिंग हिम विद ए बोट, उसे एक नौका दिया, राशन दिया, जापानीज क्लॉथ जापानी कपड़े दिए, एंड ए टॉर्च लाइट, और एक टॉर्च का लाइट दिया। ही इंस्ट्रक्टेड द सोल्जर टू रॉ टू ए नियर बाई आइसलैंड, उन्होंने उस सिपाही को, सैनिक को एक पास के द्वीप तक तैराकी से या कह सकते हैं नाव चला करके जाने का निर्देश दिया। एंड वेट फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, और एक कोरियाई मछली पकड़ने वाली नौका का इंतजार करने का निर्देश दिया। साइनेलिंग टू फ्लैशेस इफ नीड, और यदि आवश्यकता होती तो टॉर्च का 2 बार चमकाने का भी निर्देश दिया था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी वाला अथवा वाला कर लेना। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के वातावरण का आप या पर्यावरण का आप वर्णन कीजिए। अंटार्कटिका इज ए पोलर डिजर्ट, अंटार्कटिका एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, विथ एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ पर अत्यधिक परिस्थितियाँ हैं, फीचरिंग वास्ट आइस शीट, जिसमें विशाल बर्फ के चद्दरों का गुण है, ग्लेशियर्स ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, एंड फ्रोजन टंड्रास, और वहाँ पर जमे हुए बहुत सारे पर्वत हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक शुष्क महाद्वीप है। विद लिमिटेड सनलाइट, जहाँ पर बहुत सीमित सूर्य का प्रकाश है, एंड प्रीसिपिटेशन सपोर्टिंग यूनिक एंड एडाप्टेड इकोसिस्टम, और बहुत ही कम यहाँ पर जीवन है जो एक अद्भुत और प्राप्त करने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र है। डिस्पाइट द हार्श इन्वायरमेंट, इस कठोर वातावरण के बावजूद भी यहाँ पर विद्यमान है। बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था।
तो द थर्ड लेवल वाज ए फिक्शनल सीक्रेट लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी। जो एक तृतीय तल था, ये ग्रांड सेंट्रल मतलब न्यूयॉर्क शहर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रचनात्मक रहस्यमयी तल था। क्या होगा? फिक्शनल मतलब रचनात्मक और सीक्रेट मतलब रहस्यमयी। सर्विंग एज ए साइकोलॉजिकल एस्केप, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से या भाग जाने का रास्ता था। फॉर फैंटासी मतलब कल्पना के लिए। टू अवॉइड मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस, जिसमें आधुनिक जीवन के तनाव। लीडिंग टू ए पीसफुल इरा, एक शांतिपूर्ण स्थान था, एक शांतिपूर्ण युग था जीने के लिए। रिसेंबलिंग 1894, जो 1894 में जैसा था। स्पेसिफिकली गैलिसबर्ग इलिनॉइस, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जो था उसके बारे में बताया गया है। अथवा अथवा क्या कह रहा है बच्चों? तो अथवा कह रहा है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों की कौन सी भविष्यवाणी थी? द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया दैट द टाइगर किंग वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, कि बाघ राजा एक बाघ के हाथों मारा जाएगा। स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से वार्निंग हिम टू बी कॉशियस टू द 100 टाइगर, उसे 100वें बाघ से विशेष रूप से चेतावनी देते हुए चेतावनी दिया था, चौकन्ना रहने की। दिस प्रेडिक्शन अल्टीमेटली केम ट्रू इन एन आयरोनिक ट्विस्ट, ये भविष्यवाणी एक नाटकीय रूप से, एक आलोचनात्मक रूप से सत्य भी हुई। थ्रू ये वुडन टाइगर, एक नंबर 12 यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें 12 नंबर क्या कह रहा है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है? तो इसमें आप लोगों का कह रहा है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी। द एनिमी पाठ के आधार पर हैना का चरित्र चित्रण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का शुरू हो गया है। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करते चलिए। क्या कह रहा है? हैना इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल करेक्टर। हैना एक मिश्रित और बहुउद्देशीय क्या है? चरित्र है, पात्र है। इम्बॉडीइंग बोथ ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज, दोनों रूप में प्रदर्शित की गई है, पारंपरिक जापानी मूल्यों के रूप में भी, एंड डीप सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की एक गहरी समझ के रूप में भी उसे किया गया है। एज डॉक्टर सदाओज वाइफ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी के रूप में, सी इज जेंटल, वह साधारण है। केयरिंग, ध्यान देने वाली है। एंड सपोर्टिव, और मददगार के रूप में है। इंश्योरिंग हर हस्बैंड्स कंफर्ट एंड वेल बीइंग, अपने पति के आराम और अच्छे विचारों को साथ में लिए हुए। हाउएवर, जैसा कि व्हेन कॉन्फ्रेंटेड विद द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम, जब वह अमेरिकी सैनिक टॉम के सम्मुख जाती है, हैनाज कंपैशन एंड एम्पैथी ओवरराइड, तो हैना की दया और जो उसकी सहानुभूति है अधिक हो जाता है। हर इनिशियल रिपल्सन एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, उसकी जो आंतरिक घृणा है उसके ऊपर, एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स मतलब, और जो उसकी राष्ट्रीय विरोध है, राष्ट्रवादी भावनाओं से ऊपर चली जाती है। सी टेक्स केयर ऑफ टॉम, टॉम का देखभाल करती है। नर्सिंग हिम बैक टू हेल्थ, उसे स्वास्थ्य वापस पाने में उसकी सेवा करती है। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, रिवील्स हर इनर स्ट्रेंथ, उसकी आंतरिक क्षमता, एंड करेज, और साहस प्रकट होता है। हर करेक्टर सर्व्स एज ए पावरफुल कमेंट्री ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार, जो मानवीय युद्ध हैं उसमें उसकी जो सत्ता है, उसकी सेवा है, वो प्रकट करती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, और दया और दयालुता की भावना के महत्व को भी प्रकट करता है। अथवा बी नंबर कह रहा है बच्चों कि व्हिच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड व्हाई। मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सी कहानी बताई और क्यों बताई थी? तो देख लेते हैं भैया। मिस्टर लैम्ब
टेल्स डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को बताते हैं हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस, जो अपने घर में अपने आप को बंद कर लेता है, आफ्रेड टू लीव, बाहर निकलने से भी डरता है, ड्यू टू हिज डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस, अपने एक भद्दे प्रस्तुतिकरण या रूप के कारण, ओनली टू बी किल्ड बाई ए चांस फॉल ऑफ ए लैडर, जो केवल एक सीढ़ी के गिर जाने के अवसर से मर जाता है। द स्टोरी एम्स टू कॉन्वे टू डेरी, इस कहानी का लक्ष्य डेरी को समझाना था दैट हिज सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन, कि जो उसका स्वयं का एक अंतरात्मा का जो एकाकीपन है, फ्यूल्ड बाई हिज बर्न्ट फेस, जो उसके जले हुए चेहरे से परिपूर्ण है, इज मोर डिबिलिटेटिंग देन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दोनों अन्य लोगों की इच्छा से अधिक ये उसको अपंग बना रहा था, अन्य लोगों के बहस से भी अधिक अपंग बना रहा था। मिस्टर लैम्ब होप्स टू इंस्पायर डेरी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज सेल, मिस्टर लैम्ब आशा करते हैं कि वो डेरी को उसके अपनी कोठरी से स्वतंत्र होने के लिए, अपनी अवधारणाओं से स्वतंत्र होने में उसको प्रेरित करें, एंड इंगेज विद दिस वर्ल्ड, और इस संसार के साथ सम्मिलित करें, रिकॉग्नाइजिंग हिज आउन वर्थ एंड पोटेंशियल है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है, तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है, स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में, रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना, ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना, परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन, ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता, इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है, एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो।
चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।